अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर जो हमारा है 15। और चैप्टर 15 की हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। ठीक हो गया। और एक्सरसाइज की बड़ी सिंपल है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कैन हाइजेंस प्रिंसिपल अप्लाई टू साउंड वेव एंड वाटर। बच्चों पहले तो कंसेप्ट समझो। हाइजेंस प्रिंसिपल यूज होता है, उसने ट्रीट किया था लाइट को एज अ वेव। ठीक हो गया। और वेव के बारे में इसने ये प्रिंसिपल दिए थे। तो साउंड भी वेव है, वाटर की भी वेव्स होती हैं, तो इसलिए यस, हाइजेंस प्रिंसिपल इज अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ वेव। थोड़ा सा बता दूं हाइजेंस प्रिंसिपल है क्या। ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट और न्यू वेव फ्रंट इज कॉमन टेंजेंट टू दीज वेवलेट्स। ये सिंपल सा दो पोस्टुलेट थे। नेक्स्ट चलते हैं। वाई वाई इज एन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस ड्यू टू हेडलाइट्स ऑफ कार। वो कहता है कि हेडलाइट्स की कार हैं, आपको पता दो हेडलाइट्स हैं, उससे लाइट आ रही है, ठीक है, वो भी इंटरफेरेंस पैटर्न पैदा करती है, यानी डार्क ब्राइट फ्रिंजेस पैदा करती है। लेकिन याद रखना बच्चों, पहली चीज, ये हेडलाइट जो है ये दोनों डिफरेंट सोर्स से हैं, तो इतनी ज्यादा जो बनेगी हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो विजिबल नहीं होगा। ठीक हो गया। दूसरा, जो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस होता है ना, वो हेडलाइट में बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होता जितना हम चाहते हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए हमें एक चीज चाहिए, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहेरेंस। अगर वो अचीव नहीं होगी ना तो इंटरफेरेंस विजिबल नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि हेडलाइट्स भी इंटरफेरेंस कर सकें, लेकिन जिस तरह हम परफेक्ट पैटर्न चाहते हैं वैसा नहीं होगा। देयर ओवरलैप में इंटरफेयर। ठीक हो गया। प्रोड्यूसिंग द रीजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाउएवर बिकॉज सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न नॉट विजिबल। बात समझ रहे? इंटरफेरेंस कर सकते हैं लेकिन स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, वाई इज एन इंटरफेरेंस ऑब्जर्व्ड ऑन सोप बबल बट नॉट ऑन विंडो ग्लास। बच्चे इंटरफेरेंस के लिए आपको मैंने एक चीज बता दूं कि ये जो वेव है, इसकी ये जो वेव लेंथ है वो, और जो स्लिट का साइज है, ये स्लिट, ये दोनों सेम होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए, यानी ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। वेव लेंथ और स्लिट साइज, ये दोनों बच्चे इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही? दोनों कंपेरेबल होने चाहिए। ठीक हो गया। अब ये बात तो आपको समझ आ गई। अब जो सोप बबल है उसकी थिकनेस बहुत बारीक होती है और वेवलेंथ लाइट भी उतनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हो सकती है, लेकिन विंडो ग्लास का साइज आपको पता है काफी बड़ा होता है, तो उसके लिए ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता। इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ सोप बबल बिकॉज ऑफ देयर थिकनेस इज नैनोमीटर, और लाइट की थिकनेस भी इतनी होती है। विंडो ग्लास इज 1000 टाइम्स थिकर देन लाइट, सो इंटरफेरेंस विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा, जिसमें हमने फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला पढ़ा, लैम्डा एल ओवर डी। अब मैं ये बातें क्लियर कर दूं बच्चों, दो स्लिट्स के दरम्यान जो डिस्टेंस होता है उसको डी बोलते हैं, और यहाँ स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस एल होता है, और जो लाइट यूज होती है उसकी वेवलेंथ लैम्डा होती है। तो स्लिट सेपरेशन इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और स्लिट सेपरेशन, इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब वो कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर मैं पानी में करूं, वाटर में, व्हाट इफेक्ट ऑन फ्रिंजेस। तो बच्चे ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी, जस्ट वेवलेंथ चेंज होगी, क्योंकि बच्चों वेवलेंथ इन वाटर का फार्मूला है वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ इन एयर ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है, वेवलेंथ कम हो जाती है। तो बच्चे जब वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज का जो साइज है वो भी कम हो जाएगा। सो फ्रिंज बिकम क्लोजर टू ईच अदर, वायर सेंट्रल, जो सेंट्रल फ्रिंज है वो अपनी पोजीशन पे रहेगी, बाकी स्लिट्स जो है उनका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। कंपेयर डबल स्लिट अरेंजमेंट फॉर लाइट एंड साउंड वेव। बच्चों बिल्कुल सिंपल है, जो साउंड वेव है उनकी वेवलेंथ सेंटीमीटर टू मीटर होती है। आपको पता लग गया कि वेव लेंथ अगर बड़ी है तो इसका मतलब है स्लिट का साइज भी बड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया। वे रिक्वायर मैक्रो स्लिट ग्रुप, यानी बड़ा स्लिट का ग्रुप हमें चाहिए, जिस तरह लाइट के लिए हमें चाहिए नैनोमीटर में स्लिट होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा सेटअप होना चाहिए। दूसरा, सोर्स जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यानी ऐसे स्पीकर लेने जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो,
सेम हो। बात समझ आ रही है? तो ये चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी इंटरफेरेंस ये भी कर सकती है। जब ये इंटरफेरेंस करती है तो हमें सुनाई क्या देता है? लाउड एंड क्विट साउंड। ठीक है, यानी कहीं पे साउंड मैक्सिमम यानी वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और कहीं पे मिनिमम वहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रही है। हाउ कैन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बी इंक्रीज? बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब आपको पता है एन होता है ऑर्डर, तो ये बनता है डी ओवर लैम्डा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं एंगल सेम रखूं तो डी फ्रिंज स्पेसिंग मैंने ऊपर भी बताया है, दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस ये वाला डी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो ऑर्डर है वो बढ़ जाए, एन बढ़ जाए, तो आपको पता लग गया होगा वेवलेंथ कम करनी पड़ेगी तभी ये बढ़ेगा, क्योंकि वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन। दूसरा डिस्टेंस बढ़ाना, यानी स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दो। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे क्या है ज्यादा, तो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम भी बढ़ जाए। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों। व्हाट हैपन इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड विद ब्लू लाइट? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होगा बच्चों? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसका फार्मूला भी मैंने लिखा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। साइन थीटा यानी जो बेंडिंग है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर। सही हो गया? तो आपको पता है कि वेवलेंथ कम होगी तो बेंडिंग भी उसी हिसाब से। तो देखते हैं, ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड लाइट। डी साइन थीटा द डिफ्रैक्शन एंगल फॉर ब्लू इज स्मॉलर, यानी वेवलेंथ कम तो एंगल जो डिफ्रैक्शन है वो भी क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू लाइट की वजह से जो फ्रिंजेस हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि बेंडिंग एंगल कम होगा। अच्छा बच्चे, ये हमने न्यूटन रिंग्स में पढ़ा था कि न्यूटन रिंग्स में आप जानते हो बच्चे, ये न्यूटन रिंग्स प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, नीचे ग्लास स्लैब पड़ी है। तो जो सेंटर रीजन होता है, सेंटर में जब एक वेव आती है तो सेंटर में एयर की फिल्म नहीं होती, यहाँ पे नो एयर फिल्म। ठीक है, तो लाइट ने यहीं से वापस जाना है। तो आपको पता है कि जब लाइट का क्रस्ट टकराता है तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो ट्रफ वापस जाता है। तो वो जो ट्रफ के वापस जाने से जो पाथ डिफरेंस जनरेट होता है वो जनरेट होता है लैम्डा बाई 2। ठीक हो गया? और फेज एंगल आप देख सकते हो, फेज एंगल होता है 180 डिग्री। तो फेज एंगल 180 डिग्री और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो तो आपको पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो बच्चे जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो आपको पता है कि जो सेंटर होगा वो क्या बनेगा? डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, और इस तरह ये न्यूटन रिंग्स बनती जाती है। मजीद ज्यादा डिटेल से अगर आपने वीडियो के साथ देखना है तो वो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। तो ये हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। नीचे बच्चे थोड़े से हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस, वो भी साथ कर लें। वो कहता है लाइट सम टाइम हम डिस्क्राइब करते हैं रेज की फॉर्म में और सम टाइम वेव की फॉर्म में। कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। चलो भाई, रे मॉडल ये है कि लाइट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये मैंने साथ ड्रा कर दिया। ठीक हो गया? ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये रे ऑफ लाइट है। ओके, और ये जिधर जा रही है उधर की डायरेक्शन शो कर रही होती है। सही हो गया? और ये रिफ्लेक्शन से भी हम इसको इसकी मदद से हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और जो इमेज फॉर्मेशन है उसको स्टडी करते हैं। जो वेव मॉडल है उसमें लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये पॉइंट सोर्स है, उससे लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। सही हो गया? तो वो एक्सप्लेन करती है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो ये बच्चों याद रखना। आगे वो कहता है व्हाइट लाइट जो है वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे फॉल करवाओ तो क्या ऑब्जर्व होगा? बच्चे याद रखना, आपको पता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हमने इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करना है तो हमें चाहिए कौन सी लाइट? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक। लेकिन जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स है। 7 कलर्स का मतलब है कि लाइट जो है वो कोहेरेंट नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होगी। इसका मतलब है हमें नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, याद रखना बच्चों, नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन विड्थ एंड ब्राइटनेस ऑफ फ्रिंज? अगर हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और स्लिट की विड्थ को डिक्रीज कर दें तो बच्चे मैं आपको सिंपल बता दूं, जो स्लिट सेपरेशन है y इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी, उसमें स्लिट का जो साइज है उसका कहीं जिक्र नहीं। सही हो गया? अगर मैं स्लिट का साइज कम कर दूं यानी और कम कर दूं तो इससे भला क्या होगा? डिफ्रैक्शन बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही? और डिफ्रैक्शन के बढ़ने से स्लिट ज्यादा करीब आ जाएंगी। सही हो? तो वो और इंटेंसिटी के कम करने से वो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। द फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम, यानी जो फ्रिंज का साइज है, यानी ये देखो, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये फ्रिंज, इनका साइज सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं है क्योंकि साइज जो है वो वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंज और एल के ऊपर डिपेंड करता है और किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इससे क्या होगा कि लेस इंटेंसिटी की वजह से लेस ब्राइट हो जाएंगी और इनके दरमियान लेस
मतलब वाज़े हमें सही नज़र नहीं आएंगी, बस इतना फ़र्क पड़ेगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Why we can readily observe diffraction effect for sound wave और वाटर वेव बट नॉट फॉर लाइट। बच्चे आपको पता है कि जो स्लिट है ना, वही बात दोबारा आ गई कि डिफ्रैक्शन तब होगी बेस्ट जब स्लिट का साइज और वेवलेंथ दोनों कंपेरेबल हों। बात समझ आ रही है? और आपको पता है कि वेवलेंथ होती है नैनोमीटर में लाइट की, तो अगर इतना बारीक सुराख होगा तो डिफ्रैक्शन विजिबल होगी, लेकिन साउंड वेव आपको पता है वो सेंटीमीटर और मीटर में वेवलेंथ होती है, इसलिए वो इजीली डिफ्रैक्ट हो सकती है। जैसे मैं बोल रहा हूं कमरे में तो बाहर मेरी आवाज जा रही है, वो डिफ्रैक्शन ही है, लेकिन लाइट के केस में ऐसा जो है वो तब हो सकता है जब स्लिट का सुराख बहुत छोटा। आप इसको पढ़ लीजिएगा बाकी क्वेश्चन को। साउंड वेव और लार्ज वेवलेंथ वेयर एज विजिबल लाइट है वेरी स्मॉल वेवलेंथ वगैरह वगैरह। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ डिफरेंस बच्चों? ब्रैग्स इक्वेशन बच्चे आपको पता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू जो है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, इसका फार्मूला होता है। इसका फायदा क्या है वो कह रहा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो बच्चों सिंपल है, मैंने बताया था लेक्चर में। डिटरमाइन द स्पेसिंग बिटवीन द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल के एटम्स होते हैं, जैसे ये NaCl है, आप लोगों ने देखा होगा NaCl के एटम के दरमियान जो डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, कहाँ पे कितना एटम है कितना डिस्टेंस है, वो हम फाइंड करते हैं ब्रैग्स इक्वेशन से। तो ये बच्चों हमारा सिंपल सा लेक्चर था, और जिसमें हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।